नमस्कार। प्लैनेटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरफ से निवेदन है प्लैनेटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, थोड़ा आज हम चर्चा करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की इकोनॉमी कैसे मतलब कि समस्या में है, प्रॉब्लम में है और इसके क्या आगे दुनिया पर क्या असर पड़ सकते हैं। एक और चीज हम लोग देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है दो ही सुपर पावर्स थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। रसिया जो है उसका बहुत बड़ा पार्ट था सोवियत यूनियन का, और सोवियत यूनियन और अमेरिका में जबरदस्त राइवलरी थी। सोवियत यूनियन में भी बहुत बड़ा साम्राज्य बना रखा था अपना, सेंट्रल एशियन, ईस्टर्न यूरोप सारे के सारे जो है वो सोवियत यूनियन खेमे में ही थे। लेकिन अचानक 1991 में जो है सोवियत यूनियन बिखर गया। 17 देश जो है उससे अलग होकर के जो है नए बन गए। उसमें से यूक्रेन भी एक है जिसके साथ अब लड़ाई चल रही रशिया की। तो ऐसा क्या हुआ सडनली जो है 1991 में जो है उतना बड़ा साम्राज्य, उतना पावरफुल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पावरफुल मतलब कि जो है एक एम्पायर जो है 1991 में पूरी तरह से ढह गया, कोलैप्स हो गया। क्या अमेरिका में भी वैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के कारण बने? और क्या वो सिम्टम्स जो हैं आगे आने वाले समय में अमेरिका को भी शायद उसी सिचुएशन में ले जा सकते हैं? बहुत से एक्सपर्ट्स डिफरेंट डॉट्स को जोड़ करके अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, अपना अपना विचार है। लेट अस सबों को समझने की कोशिश करते हैं क्या है मामला आखिर। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज फेसिंग ए सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस गुजर रहा है। 37 ट्रिलियन डॉलर का डेप्ट हो चुका है और इस साल और अगले महीने शायद 38 पहुंच जाए, वो 38 क्रॉस कर जाए। और इस साल जो है 2025 में सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही अमेरिका को $1 ट्रिलियन खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोल रहा है कि यूएस का डेप्ट जो है 2030 तक जो है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो है 140% हो जाएगा, जो कि खतरनाक लेवल पहुंच जाएगा। द रिस्क इज कंसिडर्ड सीरियस रिस्क फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी हाँ, इसको माना जा रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है ये, अमेरिका का इतना ह्यूज डेप्ट होना। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग भी मतलब कि जो है कम कर दी गई, घटा दी गई है। 2025 मई में मूडी ने जो है उनका क्रेडिट रेटिंग जो है AAA से घटा करके AA1 कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका की जैसे पावरफुल देश की जो है क्रेडिट रेटिंग जो है घटा दी गई है। दिस वॉज ड्यू टू कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग नेशनल डेप्थ। और इसका मेन कारण था उनका जो देश का जो है कर्ज जो है बढ़ रहा था, उसको ही उन्होंने हाईलाइट किया कि इतने ज्यादा कर्ज किसी देश की इकोनॉमी के लिए जो है ठीक नहीं है। और उन्होंने क्रेडिट रेटिंग अमेरिका का जो है, जो कि रेयर ही होता है, उसको उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। स्टूडेंट लोन क्राइसिस एक वहां चल रही है। जी हाँ, 9 मिलियन जो है उनके स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने लोन ले रखा है। और 9 मिलियन स्टूडेंट बोरोवर्स जो स्टूडेंट्स जो हैं वो 2025 में लोन डिफॉल्ट करने के कगार पर हैं। जी हाँ, 90 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने जो लोन उन्होंने लिया शायद 2025 न चुका है, वो डिफॉल्ट करें। और कितना इन पर डेप्ट है? स्टूडेंट पर डेप्ट जो है करीब $1.8 ट्रिलियन, सिर्फ स्टूडेंट पर। जी हाँ, स्टूडेंट पर ही, और वो उसमें से
90 मिलियंस जो है 9 मिलियंस जो हैं, करीब 90 लाख के लगभग में 2025 में डिफॉल्ट करेंगे, वो नहीं पे कर पाएंगे। द डिफॉल्ट डेप्ट इज वाइडली कंसिडर्ड ए लूमिंग शॉकवेव। इट कुड डिस्टेबलाइज द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड अंडरपिन्स द यूएस इकोनॉमी। ये डेप्ट जो है हर तरह से खतरनाक माना जा रहा है। बोला कि इससे कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग पर असर पड़ेगा, डिस्टेबलाइज करेगा और यूएस की इकोनॉमी को जो है बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाला है। बियॉन्ड द डेप्थ देयर आर अदर डायमेंशंस ऑफ डिक्लाइन। जी ये डेप्थ तो एक चीज हो गई, एक तो नेशनल डेप्ट हो गया, ऊपर से स्टूडेंट का डेप्ट जो है वो करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स हैं। कह रहा है कि नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है। जी हाँ, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले बहुत सालों से जो खर्च नहीं किया जा रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराने हो गए, 100 साल के हो गए, 70 साल 80 साल के हो गए हैं। ब्रिजेस खराब है, रोड्स खराब हैं, लेकिन उन पर इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। अभी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन समय में कितना बताया था कि शायद 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर को इमीडिएट इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ठीक करने के लिए जो है। वही कारण नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए सीरियस स्टेट ऑफ डिके, खराब है, बहुत खराब है। एक वहाँ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स है यूएस का जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने सी ग्रेड का दिया है। इन 2021 में उन्होंने सी ग्रेड का इसको रेटिंग दी है अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब समझ सकते हैं कि हम लोग समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेरिका नंबर 1 होगा, नहीं नंबर 1 नहीं, वो खुद वहाँ के जो सिविल इंजीनियर सोसाइटी जो है वो कहती है कि ये सी ग्रेड की है, मतलब बहुत पुअर है ये। और कहती है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 43% ऑफ द अमेरिकाज पब्लिक रोड्स आर इन पुअर कंडीशन। ये बता रही कि अमेरिका के जो है 43% रोड्स में बहुत ही खराब कंडीशन में है वो। द कंट्री ऑल्सो फेसेस ए वाइडनिंग ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस। ये ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस भी वहां नजर आ रहा है। वहां की शिक्षा में जो है अमेरिकन का जो है बहुत पीछे पड़ रहे हैं। 70% से ज्यादा युवा जो है वो यूनिवर्सिटी में जाते तक नहीं है, या तो अफोर्ड नहीं कर पाते या उनकी जाने की इच्छा नहीं है। इट रैंक्स 25th इन द ग्लोबल साइंस एंड 37th इन द मैथ्स स्कोर्स। ये बता रहा है कि ये ग्लोबल साइंस में जो है इनका रैंक जो है 25 है, और मैथ्स में जो है अमेरिका जो है उसकी जो है पोजीशन है 37th है। साइंस में 25वां है और मैथ्स में 37th है। इसका मतलब है कि अमेरिका के लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पढ़ाई लिखाई में उनकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है और वहां का एजुकेशन डिग्रेड हो रहा है धीरे धीरे। द यूएस इज करेंटली द ओनली कंट्री इन द डेवलप्ड वर्ल्ड वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज डिक्लाइनिंग। ये तो बड़ा विचित्र चीज है। कह रहा है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में यूएस एकमात्र देश है जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, घट रही है। और ये बोल रहा है कि लार्जली इट इज हैपनिंग बिकॉज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हाट हैज बीन कॉल्ड डेथ ऑफ डिस्पेयर। एक टर्म वहां यूज किया जाता है, डेथ ऑफ डिस्पेयर, जिसमें सुसाइड्स हैं, जिसमें सुसाइड्स हैं, अल्कोहल और ड्रग रिलेटेड फैटलिटीज जो हैं। इसके कारण जो है अमेरिका की ओवरऑल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है घट रही है। अब समझ लें कि दुनिया की नंबर 1 पावर, नंबर 1 इकोनॉमी, वहां पर लोगों की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम हो रही है। आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए। ये जो है डेथ ऑफ डिस्पेयर जो है, ये टर्म जो प्रिंसटन के यूनिवर्सिटी के रिसर्चर एन ए केस एंड ऑंगस डेटन जो है उन्होंने इजाद किया था। और इसको कहते हैं, इसका मेन रीजन जो बताते हैं वो इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड इनएडिक्वेट हेल्थ केयर। जी हाँ, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अमेरिका में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे वहां पर इकोनॉमिक इक्वलिटी है, और साथ साथ जो है हेल्थ केयर, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर भी है। जी हाँ, हेल्थ केयर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस इतना एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है कि अच्छे अच्छे जो है कमाई करने वाले लोगों की भी जो है हालत खराब हो जाती है। इसलिए जो है, और हेल्थ इंश्योरेंस न लें तो हेल्थ केयर, आपका हेल्थ फैसिलिटी आपके लिए न के बराबर है। सरकारी अस्पताल में आपको 3 महीने 4 महीने बाद का अपॉइंटमेंट आपको देगा। इतनी रश है, इतनी भीड़ है, इतने कम है कि आपको
या तो आप उस समय में आप निपट ही जाएंगे या आपकी बीमारी ही ठीक हो जाएगी। 3-3 4-4 महीने बाद का मतलब कि जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है किसी सरकारी हॉस्पिटल में। और नहीं तो आपके पास एक ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, विच इज हाईली इन एक्सपेंसिव। इकोनॉमिक इक्वालिटी का ये हाल है कि ये बता रहा है कि जो धनी मनी लोग हैं, वेल्दिएस्ट हैं, 1% लोग जो है अमेरिका की अबाउट 1/3 की इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल करते हैं। 1% लोगों के पास जो अमेरिका की 1/3 जो मतलब की जो है वेल्थ है उनके पास में, और बॉटम के 50%, टोटल अमेरिका के कितने लोग हैं, बॉटम के 50% जो हैं वो सिर्फ 2.5% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि इक्वालिटी का लेवल कहां तक है। 1% लोग जो है 1/3 का वेल्थ कंट्रोल करते हैं, और 50% लोग बॉटम वाले जो हैं वो सिर्फ 2.5% का मतलब कि जो है कंट्रोल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनइक्वालिटी किस लेवल की है। The resulting discontent within the US population is being manifested through cultural wars, race, gender, history and basic facts of science. जी हाँ, अब अमेरिका के अंदर में आप देखेंगे कि इतना डिसकंटेंट लोगों में हो चुका है कि आप अक्सर वहां पर जो है कल्चरल वार्स हो रहे हैं। जो इलीगल माइग्रेंट्स घुसे हुए उनके कल्चर्स अलग हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं, वहाँ अमेरिका के जो रहने वाले हैं, वहाँ के वाशिंदे हैं, उनसे उनका जो है भिड़ंत हो रहा है। रेसिज्म पर बहुत ज़्यादा लोग मतलब वो कर रहे हैं, मतलब हर जगह आपको रेशियल कमेंट्स होता दिखेगा, रेशियल अटैक्स हो जा रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा, जेंडर पर भी आप जाते हैं, इतना ज़्यादा वो कल्चर हो है कि LGBTQ पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी निकाल रहे हैं, और बिल्कुल ही लग रहा है कि अमेरिका का थिंकिंग ही टोटल डिसओरिएंट हो गया है। हर चीज में उनको लिबरलिज्म और लेफ्ट मतलब कि जो है लेफ्टिज्म जो है वही दिखता है, इतना ज्यादा हो गया है। और हिस्ट्री भी जो है वो अब हिस्ट्री की सच्चाई को भी वो मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, ये भी हो रहा कि वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो हिस्ट्री की सच्चाई को भी मानने को तैयार नहीं है। हिस्ट्री भी उनके लिए गौण चीज़ है, कुछ नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हुआ था और हमारे साथ मतलब कि हमारे पहले के लोगों के साथ क्या हुआ था, ताकि उनको समझ में आए कि कैसे हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। और साथ साथ जो है इवन बेसिक फैक्ट्स ऑफ साइंस को भी उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बेसिक फैक्ट्स ऑफ साइंस को भी कह रहे हैं कि बोगस है, बकवास है, इसको मानने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें, बकवास है। ट्रस्ट इन मीडिया, गवर्नमेंट एंड एकेडमिया हैज कोलैप्स्ड। जी हाँ, लोगों का जो है वहां पर मीडिया में, एकेडमिया में और गवर्नमेंट पर से ट्रस्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी हालत खराब हो रही है। सर्वाइवल के लिए उनको जो है कि उनकी मैंने क्वेश्चन उनका हो रहा है, इसलिए बिल्कुल खत्म हो रहा है ट्रस्ट। कोलैप्स लिविंग टू शेयर्ड फाउंडेशन फॉर नेशनल डिस्कोर्स। जी हाँ, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय क्या कह सकते हैं, एक आपदा टाइप की जो है बन रही है धीरे धीरे वहाँ के लोगों के बीच में। जो डिसकंटेंट हो रहा है मीडिया के प्रति, सरकार के प्रति, वहाँ की व्यवस्थाओं के प्रति, इंस्टीट्यूशंस के प्रति जो बन रहा है, उनको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हमारा कोई देखने वाला। आप अमेरिका के बड़े शहरों में जाके देखें, खासकर लॉस एंजलिस, अपने न्यूयॉर्क, शिकागो या और भी जो भी बड़े शहर हैं उसमें आप जाके देखें, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि किराए पर एक कमरा सिंपल ले सके। इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं हाउसिंग जो है कि एक कमरा भी किराए पर लेना उनके बस का नहीं रह गया है। ऐसे में क्या होगा, आपको जो जितने भी चीजें हैं वहां पर उसके प्रति डिसकंटेंट पैदा होगा। सरकार है, व्यवस्था है, वो आपकी जो इंस्टीट्यूशंस है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, सारे सब बकवास हैं, इसलिए जो है डिसकंटेंट पैदा हो रहा है बहुत जबरदस्त ढंग से जो है। Systems fragility is rooted in concrete visible problems. One of the most respected economist, Dr. Wim Norde, has examined these features. वहाँ के इकोनॉमिस्ट विम नॉर्ड, उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं हम लोग देखते हैं। He identified 7 sources of rot that will undo the West. जी हाँ, विम नॉर्ड ने जो है 7 ऐसे कारणों को गिनाए हैं जो कहते हैं कि वेस्ट को जो है बिल्कुल बर्बाद करने वाला है। और उन्होंने हिज स्टडी ड्रॉज ए डायरेक्ट पैरेलल विद द सोवियत यूनियन कोलैप्स। जी हाँ, सोवियत यूनियन के कोलैप्स से सीधे उन्होंने कंपेयर करके बता रहे हैं कि भैया
जिस तरह के सिम्टम्स वहाँ दिख रहे थे और जो जो चीज़ें हो वही सिम्टम्स यहाँ पर भी दिखने शुरू हो गए अमेरिका में भी जो है। द फर्स्ट सोर्स इज ए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड काइनेटिक डिप्लोमेसी। जी हाँ, वार ड्रिवन जो है इकोनॉमी जो है सोवियत यूनियन क्या करता था, मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है डिफेंस पर करता था। सारा का सारी की सारी इकोनॉमी उसी पर डिपेंडेंट थी। जबरदस्त वहां पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे जो कि हथियार बनाते थे, खुद अपनी मिलिट्री के लिए जो है और दुनिया में बेचने के लिए भी उनका बोलबाला था और वार से ही उनकी इकोनॉमी चलती थी। दिस रेफर्स टू एन इकोनॉमी बिल्ट ऑन ओवर रिलायंस ऑन वॉरफेयर। जी हाँ, लड़ाई पर जो है आपकी सारी इकोनॉमी जो है लड़ाई पर ही जो है टिकी हुई है, उसी से आपका सारा चल रहा है। लड़ाई हो रही है तो आपके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जो है प्रोडक्शन हो रहा है बड़े स्केल पर, उसमें नौकरियां लोगों को मिल रही है और लोग कमा रहे हैं, तो सारी चीजें वार पर डिपेंडेंट थी। सोवियत यूनियन ओवर रिलायंस ऑन मिलिट्री पावर वाज एक्सट्रीम। जी हाँ, वहां पर मिलिट्री पावर पर जो खर्चे वो कर रहे थे और जितना उनका ओवर रिलायंस था इस अपनी इकोनॉमिक चलाने के लिए, वो एकदम बिल्कुल समझिए कि एक्सट्रीम फॉर्म में था। लेकिन 1980 आते आते जो है मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो जो उनके जीडीपी का 15 से 20% तक पहुंच गया यूएसआर का। जी हाँ, मिलिट्री स्पेंडिंग 15 से 20% तक पहुंच गया और ये इकोनॉमी की बिल्कुल वाइटल रिसोर्सेज को ड्रेन करके रख दिया। बिल्कुल पब्लिक के लिए वहां खाने की सामान, जबकि रसिया में गेहूं अगर अच्छा पैदा होता है लेकिन उसको कौन प्रोसेस करेगा, कौन उसका प्रोडक्शन करेगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं था। सारा ध्यान था मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर। हालत यह हो गई थी कि वहां लोग जेब में पैसे हैं लेकिन आप वहां के स्टोर्स में खाने पीने के सामान ही नहीं थे, सारे रैक्स खाली पड़े हुए थे। तो वही करा कि जो इकोनॉमी को बिल्कुल उसने ड्रेन कर दिया, वाइटल रिसोर्सेज जो है पूरा खत्म हो गए वहां के, और द रिसोर्स वेयर नीडेड फॉर, और ये सारे रिसोर्सेज नीडेड फॉर सिविलियन गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना चाहिए था खर्च, ताकि लोगों के लाइफ जो है वो का स्तर जो है वो सुधरे, लोगों की इनकम बढ़े, लोग और प्रोडक्टिव हों और नेशनल जीडीपी में जो है योगदान कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं था इस पर। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाना, कुछ नहीं बनाना, सारा का सारा पैसा जो मिलिट्री में लगेगा, बम बनाओ, बारूद बनाओ, सारा कुछ इसमें चलेगा। यूनाइटेड वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स फेसेस अ सिमिलर फॉर्म ऑफ आउटरीच। उसी तरह का यूनाइटेड स्टेट्स में भी दिख रहा है। डिफेंस स्पेंडिंग इन अनमैच्ड फॉर एनी अदर नेशन। जी हाँ, जितना खर्च कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, 2023 में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने करीब करीब $886 बिलियन खर्च किया। 2023 की बात है, $886 बिलियन इसने अपनी मिलिट्री पर खर्च किया। और दिस इज मोर देन, माने अमेरिका के बाद के 10 कंट्रीज को उठा लें और उनका यदि पूरा का पूरा जोड़ दिया जाए उससे भी ज्यादा है ये खर्च। जो नेक्स्ट 10 कंट्रीज जो मिलिट्री पर खर्च कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा है ये खर्च। अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1961 ड्वाइट डी आइजनहावर, जो उन्होंने इसको वार्न किया था कि भाई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इतना पावरफुल नहीं होने दो, इतना ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ाओ कि वो कल को होकर के उन सरकार में इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें और गवर्नमेंट को ही हिलाना शुरू कर दें। और वो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के चाहने के बावजूद भी वो यूक्रेन वार खत्म नहीं करवा पा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से उसकी कमाई हो रही है, उसका पर्पस फुलफिल हो रहा है, इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि वो वार बंद हो। और ये आज के समय में साफ साफ दिख रहा है। जी हाँ, जो ड्वाइट डी आइजनहावर ने जो कहा था वही चीज आज होता हुआ दिख रहा है। और यूएस को आप देखें तो 9/11 के बाद से लगता है कि परपीचुअल एकदम बिल्कुल वार में इंगेज है। वो ईरान में, इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ ही, फिर इराक में हुआ। इराक यानी अफगानिस्तान वार में करीब करीब $8 ट्रिलियन खर्च किए। और यूएस इन्वॉल्वमेंट हैज बीन फार ब्रॉडर देन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अलोन। जी हाँ, इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद सीरिया में हुआ है, फिर अभी देख रहे हैं कि अब यूक्रेन में चल रहा है, फिर ईरान में इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, हूथीज के साथ में है। द
द वार इन सीरिया हैज कॉस्ट ओवर $7 बिलियन। जी हाँ, वार में $7 बिलियन जो है आपने जो है खर्च किया इन्होंने सीरिया के साथ वार में जो हुआ जो है। ऑपरेशन से सोमालिया, पाकिस्तान एंड यमन इज हैज ऑल्सो बिन कॉस्टली। जी हाँ, सारे के सारे जो है बहुत ज़्यादा इसमें खर्च किए गए हैं, बहुत एक्सट्रीम एक्सपेंडिचर किया है। दिस दस द मनी इज डाइवर्टेड फ्रॉम द हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन एंड अदर जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के लिए जो होना चाहिए था, हेल्थ सिस्टम में जाना चाहिए था, एजुकेशन में जाना चाहिए था, चाहे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना करके जिससे पब्लिक को सुविधा हो उसमें जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कहाँ? ये वार मशीन में चला गया पूरा का पूरा पैसा। द कॉस्ट ऑफ वार स्टडी प्रोजेक्टेड दैट इवन विदाउट एडिशनल वार स्पेंडिंग, मैंने कोई फर्दर यदि वार नहीं भी अमेरिका में हो तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग डेप्ट वुड कंटिन्यू टू ग्रो, पोटेंशियली रीचिंग 6.5 ट्रिलियन बाई 2050। मतलब जितने खर्च अभी तक वार में कर चुका है अमेरिका कर्ज लेकर के जो है, उसका कह रहा है कि सिर्फ आगे इसमें बढ़ोतरी ना हो फर्दर डेप्ट में जो है, लेकिन इसका इंटरेस्ट पेमेंट ही जो है अभी तक चल रहा है और 2050 तक जो है $6.5 ट्रिलियन हो जाएगा। सिर्फ वो खर्च उन खर्चों का जो कि वार के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ वार कंटिन्यूज फॉर डिकेड्स फार बियॉन्ड द इनिशियल कॉम्बैट थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जी हाँ, ये सारे के सारे वार जो है अमेरिका ने जो लड़ाई लड़े हैं या लड़ रहा है, ये सब जो है कर्ज लेकर लड़ रहा है और वो इंटरेस्ट पर जो है उस पर लग रहा है, पैसे पर इंटरेस्ट भी लग रहा है अमेरिका को जो है। द सेकेंड सोर्स ऑफ रॉड इज रिजेक्शन एंड कैप्चर ऑफ साइंस। जी हाँ, साइंस को भी अब रिजेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ लीजिए कि आपका जो है दीमक आपके बेस में लग चुका है। This happens when expertise is attacked and politicized, ideological conformity is prioritized over empirical evidence। जी हाँ, आप अपने जो है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, चाहे अपनी जो है आइडियोलॉजिकल उसको प्रमोट करने के लिए जो है साइंस के बेसिक फैक्ट्स को भी आप यदि इग्नोर करना शुरू कर, उनको डिनाई करना शुरू कर दें तो ये बहुत मुश्किल का माने हो जाता है। कारण डिके ऑफ ट्रूथ वाज द की फीचर फॉर सोवियत यूनियन कोलैप्स। The most famous example is लाइकोइज्म जो है, एक वहां के साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने एक पूरी साइंटिफिक थ्योरी जो वेल स्टैब्लिश थी उसको ही बदल करके रख दी और उन्होंने एक अपनी थ्योरी चला दी, क्योंकि वो सोवियत यूनियन के उस समय जो करता धरता थे, जो टॉप ब्रास थे, उनके क्लोज माने जाते थे, उनका वरदहस्त उनके ऊपर में था। तो जो कह रहे हैं वही सही है और उनको जो प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए सच्चाई को भी इग्नोर करके जो है उन्होंने एक अपनी नई थ्योरी चला दी। लाइकोइज्म वाज ए सोवियत पॉलिटिकल कैंपेन। वहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन की थी, उनके साथ इनके बहुत नज़दीकी संबंध थे और इन्होंने जो है एक मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो है थ्योरी जो है, जिसमें कहता है कि भाई जीन्स जो है आप इनहेरिट करते हैं आपके जो है प्रेडेसेसर से जो है, और वो आपकी बिहेवियर, आपका कैरेक्टरिस्टिक जो तय करता है। इन्होंने उसको बदल कर कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ये जो है आप जो है सीखते हैं, एक्वायर करते हैं अपनी क्वालिटीज और मतलब कि जो है जो आपके बिहेवियर्स हैं वो आप एक्वायर करते हैं और इसमें जीन्स वीन्स का कोई लेना देना नहीं होता। इनकी अपनी एक थ्योरी चल गई जो कि वाइडली मतलब कि डिस्क्रेडिट हुई बाद में जो है, लेकिन वहाँ की उस समय सरकार ने इसको बहुत प्रमोट किया, पूरी तरह से कहा कि भाई यही साइंटिफिक थ्योरी है। उनका कहना था कि साहब जो है कोई प्लांट है, अब प्लांट जो है मान लीजिए कि जो है उसमें डीएनए कोई नहीं है, प्लांट जो है आज उसको ठंडे वातावरण में रख रहे हैं तो ठंडे वातावरण के लिए जो है वो एक्लेमेटाइज हो जाएगा। नहीं भी ठंडे वातावरण में पैदा होने वाला प्लांट है या कोई वो है, लेकिन ठंडे वातावरण थोड़े दिन रखेंगे, वो एक्वायर कर लेगा अपने कैपेबिलिटी उसमें सर्वाइव करने के लिए और वो वहीं का होकर रह जाएगा और फिर ठंडे वातावरण में हो सकता है। ये संभव है क्या? या कोई मतलब कि वैसा प्लांट जो कि बहुत हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में नहीं हो सकता, हम कहेंगे नहीं वहां लगा देंगे, कुछ दिनों में एक्वायर कर लेगा, वहां जिंदा रहने का अपना उपाय ढूंढ लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। इसके कारण वहां सोवियत यूनियन के एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वहां की एग्रीकल्चर करीब करीब कोलैप्स हो गई। इट वॉज ऑफिशियली इंडोर्स्ड बाय सोवियत गवर्नमेंट फॉर डिकेड्स। जी हाँ, सोवियत गवर्नमेंट ने जो उनके जो है थ्योरी को बहुत सालों तक जो है उनको इंडोर्स किया। लाइकोसिन वॉज पॉलिटिकली कन्वीनियंट फॉर स्टालिन। जी हाँ, स्टालिन के वो बहुत क्लोज थे
After disastrous collectivization policies led to famine in the early 1930s, Stalin's government was desperate for quick solution to agriculture problem. जी हाँ, स्टालिन ने ही इनको प्रमोट किया था और इन्होंने ही कुछ थ्योरी बना के दी थी, लेकिन ये काम नहीं किया और रादर इस स्थिति और खराब कर दी. Farmers are forced to follow the flawed planting techniques. This led to decades of crop failure and food शॉर्टेज. जी हाँ, जिस तरह के सोवियत यूनियन के क्लाइमेट है उससे हट करके उनको जो है कहा गया कि नहीं, आप इस तरह के प्लांट्स को लगाएं, इस तरह के जो है पौधे लगाएं एग्रीकल्चर के लिए जो है, लेकिन वो कंटिन्यूअस जो है क्रॉप फेलियर होता रहा और इसके कारण जो वहाँ की कृषि जो है चौपट हो गई. ये भी उनके डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण था. यूनाइटेड स्टेट्स इज नाउ एक्सपीरियंसिंग सिमिलर डीके. कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स भी वैसा ही डीके मतलब कि जो है फेस कर रहा है. साइंटिफिक एक्सपर्टाइज इंक्रीजिंगली व्यूड थ्रू ए पॉलिटिकल लेंस. जी हाँ, कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट है तो उसको किसको सपोर्ट कर रहा है, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इसके थ्रू, इस लेंस के से उसको देखा जा रहा है, न कि साइंस के लेंस के थ्रू जो देखा जा रहा है. पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन इज एट हिस्टोरिक लो. जी हाँ, इंस्टीट्यूशंस में वहाँ के कोर्ट्स हैं, वहाँ के मतलब कि जो है गवर्नमेंट का अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन पर पब्लिक का बिल्कुल भरोसा खत्म हो गया है. आपने देखा हो कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेटिक उससे जो है अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर कर लिया. होगा कोई क्लाइमेट का चेंज नहीं हो रहा है, बकवास है, सब सारा फालतू चीजें हैं, हम इसमें रहते ही नहीं है, हमें कोई लेना देना है, हम क्लाइमेट चेंज में होता नहीं है. और वो उससे बाहर हो गए और फेडरल फंडिंग भी उन्होंने बंद कर दिया. क्लाइमेटिक रिसर्च पर जो है सारी फंडिंग बंद कर दी उन्होंने. तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा, कि आप सच्चाई से भाग रहे हैं. क्लाइमेट पर आपको, चेंज पर आपको और रिसर्च करने चाहिए थे कि भाई क्या हो रहा है और कैसे हम इससे बच सकते हैं. आपने रादर कहा कि नहीं ये सब बकवास चीज है, फालतू इस पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम उसको बंद करते हैं. उन्होंने बंद कर दिया. आप देखे होंगे कि कैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सारी सब्सिडीज खत्म कर दी. बोला कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही चलता है, बेकार की बातें हैं. जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही जो है फ्यूचर है. आपको और फर्दर रिसर्च इसमें होना चाहिए, लेकिन जो सरकार की सब्सिडी थी उन्होंने उसको खत्म कर दिया. कहा कि नहीं, सब कोई जरूरत नहीं इसकी, कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल वाले डीजल पेट्रोल वाले गाड़ियां वही बनाओ वही चलाओ. ये उनका मानना है कि कोई क्लाइमेटिक चेंज होने वाला नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि क्या माइंडसेट वहां बना हुआ है. द थर्ड सेट ऑफ इंसेंटिवाइजिंग इनोवेशन. इनोवेशन को आप जो है कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं. ए सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट्स साइंटिफिक ट्रूथ कैन नॉट बी डायनेमिक और क्रिएटिव. द रॉट took hold of the Soviet Union decades before the collapse. जी हाँ, सोवियत यूनियन में क्या था, नहीं हम पुराने तरीके से ही काम करेंगे, नए तरीके हमको नहीं चाहिए, हमें कंप्यूटर्स ज़्यादा यूज नहीं करना है, हमें कन्वेंशनल तरीके से ही हम काम करेंगे. इसलिए जो है उनका इफिशिएंसी, गवर्नमेंट की इफिशिएंसी या सरकारी मशीनरी की इफिशिएंसी जो है बिल्कुल उनकी जो है चौपट हो गई. द कमांड इकोनॉमी आई इनहेरेंटली एंटी इनोवेटिव. जी हाँ, एंटी इनोवेटिव, कोई इनोवेशन जरूरत नहीं है. जो बने बनाए चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, जो समझ रहे हैं, बस वही हमें करना है. कोई नई चीज़ ईजाद करने की जरूरत नहीं है. ना और ईजाद करेंगे तो ना कोई इंसेंटिव मिलेगी और ना कोई आपको पुरस्कार मिलेगा. सेंट्रल प्लानर्स सेट रिजिड प्रोडक्शन कोटा फॉर एवरीथिंग. जी हाँ, हर चीज़ के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया. अपने यहाँ भारत में भी था कि साहब आपको इतना लाइसेंस दिया जा रहा है, कोटा दिया जा रहा है कि ये चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं फैक्ट्री में, इतना ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे. यदि आपने कोई उससे ज़्यादा बना लिया तो उसका कोई इंसेंटिव नहीं, रादर आपको फाइन भी लग सकता है आपको. फैक्ट्री मैनेजर्स वे ओनली रिवार्डेड फॉर हिटिंग दिस टारगेट. जी हाँ, उनको सिर्फ टारगेट था, प्रोडक्शन टारगेट इतना उतना कर दो, इनोवेशन की उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं उन्होंने छोड़ी. दे वर नॉट अवॉर्डेड फॉर क्रिएटिंग बेटर एंड न्यूअर प्रोडक्ट. जी हाँ, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई और उसमें इनोवेशन ला रहे हैं, उस पर रिवार्ड उनको नहीं मिलता था. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि कोई मान लें कि जो है कहीं कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लें बना कर दिया कि 1000 का टारगेट हम आपको दे रहे हैं, 1000 आपने अचीव कर लिया, बस आपको जो है सारे इंसेंटिव मिलेंगे, भैया आपने अचीव कर लिया. लेकिन आप कहते हैं कि भैया वो 1000 को बनाने के लिए हमने नई टेक्निक ईजाद की और उतने ही समय में हम 2000 बना दे सकते हैं और कम प्राइस में बना सकते हैं.
नहीं, इसके लिए आपको किसी भी तरह कोई इंसेंटिव मिलने की वो नहीं थी। आपने 1000 बनाना है, 1000 ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। ये सोवियत यूनियन था। और अपने भारत में भी जो है 80s तक जो है यही चलता था। जब तक 90s में जो अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं हुई, यही लाइसेंस राज भारत में ही चलता था, और इसीलिए हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं कर पा रही थी। They relied on extensive debt and bailout for years। जी हाँ, वो भी जो है डेप्ट एंड बेल आउट पर ही सोवियत यूनियन चलता था। दिस प्रिवेंट्स क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ए की पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। जी हाँ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है ये कैपिटलिज्म का एक पार्ट है। जैसे कि हम लोग पहले वाले की जो है कंप्यूटर्स यूज करना शुरू किए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उसको हम लोग आ गए लैपटॉप पर आ गए, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर धीरे खत्म हो गया, बंद हो गया, अब बहुत कम दिखते हैं। अब आप देखें कि लोग मोबाइल शिफ्ट हो रहे हैं, सारी की सारी कंप्यूटिंग जो मोबाइल पर हो जा रही है, सारा काम तो लैपटॉप का भी इस्तेमाल खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इसको क्रिएटिव जो है डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये इनोवेशन का पार्ट है कि कैसे आप पुरानी चीजों छोड़ के नई चीजों पर चले जाते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन क्या था, हम पकड़ के रखेंगे पुराना जो है डेस्कटॉप है उसी पे काम करेंगे, हमको कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, फर्दर मोबाइल में भी हमको नहीं चाहिए। ये माइंडसेट उस समय का था। यही उनका जो है सोवियत एरा में जो है उनकी जी का जो इकोनॉमी का जो है मतलब का मूल मंत्र था। रेगुलेटरी स्टैग्नेशन ऑल्सो क्रिएट्स ह्यूज बैरियर्स टू एंट्री। जी हाँ, हम अपने कोई नई चीज आ सकती है हमारे यहाँ, तो हम अपना कुछ बैरियर लगा देंगे, ट्रेड बैरियर लगा दिया, रेगुलेटरी बैरियर लगा दिए, कोई नई चीज हमारे यहाँ आ ही नहीं सकती। एकदम बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, जो अंदर है प्रोटेक्टेड है, ना कोई नया इनोवेशन है और ना कहीं कोई नया मतलब नई खोज है उसके अंदर में जो है। द सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी हैज एक्सेलरेटेड दिस डीके। जी हाँ, लग रहा है कि सेकेंड जो ट्रम्प का सेकेंड जो उनका है उसमें जो है ये चीजें तेज हो गई हैं। 1925 की पॉलिसी को आप देखें, अमेरिका फर्स्ट एंड ट्रेड बैरियर्स जो उन्होंने लगाए हैं, इससे वहां अमेरिका में जो है कितनी जॉब्स जा रहे हैं, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, और कैसे जो है उससे लोगों की नौकरियां जा रही हैं और उनका जीवन स्तर पर असर पड़ रहा है, और वहां से फैक्ट्रीज जो है शिफ्ट हो रही हैं अगल बगल कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज में, कनाडा में, मैक्सिको में, ये बड़े तादाद में जो है ये हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हम जो है अमेरिका फर्स्ट करेंगे और ट्रेड बैरियर्स जो है हमारा है, इसी से अमेरिका ग्रो करेगा, बिल्कुल सोवियत यूनियन स्टाइल में जो है। द फोर्थ सोर्ट ऑफ लॉ इज टेक्नोलॉजिकल कंजर्वेशन। दिस इज रेसिस्टेंस टू अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। इट मीन्स क्लिंजिंग टू द आउटडेटेड सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ मैंने जो बताया ना कि बिल्कुल वो टेक्नोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म जो है अपना फॉलो करेंगे, जो है हमारे पास हम मानते हैं यही बेस्ट है, नया हम कुछ करेंगे ही नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमने ईवी नहीं लेना है, हमें तो पेट्रोल डीजल वाले से ही काम चल रहा है अभी, उसी से हम काम चलाएंगे, कुछ नहीं हमें मानना का नहीं है। डेस्कटॉप हम इस्तेमाल कर रहे थे, वही हम आज भी इस्तेमाल करेंगे। हमें मोबाइल नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो है हमारा वही चल। अमेरिका भी यही दिख रहा है। इनफैक्ट अभी मैं बताऊं कि बड़ा आश्चर्यजनक था, अमेरिका में ही एक बसे हुए भारतीय है, उनका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि वो एक अमेरिकन ऑफिस में गए थे। नॉर्मली जाना नहीं पड़ता वहां पर, लेकिन कुछ काम था जहां जाना पड़ा। बोला कि अभी भी उनके बहुत से ऑफिस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, जो 80s और अर्ली 90s में जो है इंडिया में चलता था। विंडोज आने के बाद सारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो गए, लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर अभी भी उनके कंप्यूटर्स, बहुत से कंप्यूटर्स उनके बहुत से ऑफिस में चलते हैं। और आपको दिख जाएगा अमेरिका में। भारत में आप देख लीजिए, कोविड के दौरान आपको जो कोविड की सर्टिफिकेट मिलती थी वैक्सीनेशन की, वो बिल्कुल ऑनलाइन थी, आपको जनरेट किया, दे दिया, और कभी भी आप फ्यूचर में भी जब चाहे आपको डाउनलोड कर सकते। अमेरिका में वहीं हाथ से लिख के दिया जाता था, कोई कंप्यूटराइज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, और वो एक पर्ची आपकी गोल हो गई, गुम हो गई, फिर दोबारा आपको लेना बहुत ही मुश्किल काम था। तो आपसे सोच सकते हैं कि भारत क्या काम कर रहा था, अमेरिका क्या कर रहा था। तो एग्जैक्टली वही चीज, टेक्निकल जो है इनोवेशन को हम नहीं मानेंगे, हम कंजर्वेटिव फॉर्म में ही काम करेंगे। अमेरिका इसी का शिकार धीरे धीरे हो रहा है, जो कि सोवियत यूनियन था जिसका शिकार है। सोवियत यूनियन वाज ईयर्स बिहाइंड द वेस्ट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इन 1986 द यूएसआर हैड जस्ट 10,000 कंप्यूटर। जी हाँ, 86 में सिर्फ 10,000 कंप्यूटर थे यूएसआर में, और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में उस समय 1.3 मिलियन कंप्यूटर्स यूज करता था। तो आप समझ सकते हैं कैसा उनका मन ये था।
गवर्नमेंट प्रेफर्ड लार्ज मोनोलिथिक प्रोजेक्ट लाइक डैम्स एंड स्टील मिल्स। जी हाँ, डैम्स स्टील मिल्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है सरकार जो सोवियत यूनियन बनाना चाहती थी सिर्फ उसी को करती थी, और पर्सनल कंप्यूटर्स या इस सब का जो है इसको प्रमोट करना चाहे इनोवेट करना, उसका कोई कहीं स्थान ही नहीं था वहाँ पर। दिस टेक्नोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म वाज एन इकोनॉमिक डेथ सेंटेंस। जी हाँ, अब पूरी की पूरी सिस्टम आपका रॉट हो गया, आपकी इफिशिएंसी सब पूरे सिस्टम खत्म हो गई, और आपका जो है पूरा का पूरा इनोवेशन चला गया, और कोलैप्स का वन ऑफ द मेन रीजंस। सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी आर कंपाउंडेड दिस प्रॉब्लम इन 2025 एडमिशन ब्लॉकिंग द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ईवी पर इंसेंटिव्स को खत्म कर दिया, कह रहे हैं कि नहीं पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल जो है वही सबसे अच्छे हैं। कोल वाले पावर प्लांट्स को प्रमोट कर रहे हैं वो, इंस्टीड ऑफ प्रमोटिंग द ग्रीन मनी एनर्जी प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर एंड विंड, वो कोल वाले प्रोजेक्ट को अभी भी जो है बेस्ट फाइड प्रोजेक्ट पावर प्लांट्स को प्रमोट कर रहे हैं। एक्सिक्यूटिव ऑर्डर सब्सिडाइज कोल प्लांट दिया, वही मैं बोल रहा था, कोल प्लांट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं वो एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से जो है। इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड फार्म्स, वो सोलर एंड विंड फार्म्स को भी वो रेस्ट्रिक्ट करें उनका डेवलपमेंट। मैंने आप समझ लीजिए उल्टा मैंने गाड़ी उल्टी चल पड़ी है अमेरिका में। सारी दुनिया, भारत आज अपने जनरेशन का जो है पावर जनरेशन का 50% कैपेसिटी जो है नॉन मतलब जो फॉसिल फ्यूल से कर रहा है, माने विंड से, सोलर से और हाइड्रो से जो है। और अमेरिका क्या इंसेंटिव दे रहा है अपने कोल फायर पावर प्लांट को जो है, और साथ साथ जो है सोलर एंड विंड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। दिस प्राइवेटाइजेज ओल्ड इंडस्ट्रीज ओवर ए ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्यूचर। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि ओल्ड इंडस्ट्री रहेगी तो हाँ ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा, ज़्यादा बढ़िया काम होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। A new executive, the fifth source of rot is the informational bubble and sensitive sense-making crisis. A system that cannot agree on basic fact is on the verge of collapse. The Soviet Union has a simple singular truth. जी हाँ, in a state-run newspaper, Pravda and Izvestia were the only official sources. सोवियत यूनियन सिर्फ दो ही ऑफिशियल न्यूज़पेपर थे, प्रावदा और इजवेस्टिया। सिर्फ इन्हीं से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वही आपको मिलेगी, दूसरी जगह से कहीं से आपको मिल नहीं सकती, सब कुछ बैन था। दिस क्रिएटेड सिंगल डोमिनेंट रियलिटी, सिटीजन्स वर फोर्स्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड फाइंड द ट्रूथ। जी हाँ, लोगों को बहुत कोशिश करनी पड़ती थी अपने डॉट्स को कनेक्ट करके जो है सच्चाई को पता करने के लिए जो है। फ्रैगमेंटेड रियलिटीज, द राइज ऑफ सोशल मीडिया जो है वो है पुट एवरीवन इन देयर ओन इंफॉर्मेशनल बबल। जी हाँ, सोशल मीडिया जिस तरह से हुआ है, अब सच्चाई छुप नहीं सकती, आप चाहे कुछ भी बना लें लेकिन ट्रुथ जो है तुरंत निकल करके सामने आ जाता है, और पीपुल आर लिविंग इन इको चैम्बर्स। जी हाँ, आप आज के दिन में आप छुपा नहीं सकते कोई चीज में। ट्रंप चाह रहे हैं कि नहीं, वो उनका जो नैरेटिव है सिर्फ वही चले, इसलिए उन्होंने सोशल ट्रुथ पर जो है अपना सारा किया लिख रहे हैं, और उनके जो मागा क्राउड सिर्फ उन्हीं को बिलीव कर रहा है, उसी सोशल ट्रुथ पर, उसी दुनिया में, और किसी चीज को बिलीव नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वही सही है, और ये उनको एक समझ लीजिए कि एक कुएं का मेंढक बना रहे हो, दुनिया के किसी नैरेटिव या दुनिया किसी आइडिया को न सुनने को तैयार है न समझने को तैयार है। He uses the platform to bypass traditional media outlets, वो जो आपका जो है सोशल ट्रुथ को इस्तेमाल करके जो है मीडिया आउटलेट्स को बाईपास करके जो अपनी नैरेटिव को करें यही सच्चाई है, और दुनिया के सारे नैरेटिव जो हैं या और दूसरों के नैरेटिव सब बेकार हैं, ये इसको एस्टेब्लिश कर रहे हो। और मागा क्राउड उन्हें बिलीव रहा है। ही कैन लेवल अप ओपोनेंट्स एंड जर्नलिस्ट एज एनिमीज। जी हाँ, वो किस अपने ओपोनेंट्स को और जो जर्नलिस्ट हैं जो उनके फेवर में नहीं लिखते हैं उनको कहते हैं ये एनिमीज हैं, अमेरिका के एनिमीज हैं, और पब्लिक बिलीव कर रही है उसको। यही चीज सोवियत यूनियन में भी था। जो सोवियत यूनियन के जो वहां शासक थे उनके खिलाफ एक शब्द बोल दिया, वो एनिमी हो गए, उनको जो मार दिया गया, जो जेल में ठूस दिया गया, सब कुछ ये होता था, और पब्लिक वही बिलीव करती थी। दिस क्रिएट्स ए क्लोज लूप इंफॉर्मेशन सिस्टम। हिज फॉलोअर्स रिलाई ऑन हिज पोस्ट एज द सोल सोर्स ऑफ ट्रूथ। वही होता है, जब आप ऐसा माहौल बना देंगे कि
ट्रंप के फॉलोअर सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को ही बिलीव कर रहे हैं, जो सोशल ट्रूथ पर लिखते हैं वही सच्चाई है, और उसके बाद वो किसी चीज को बिलीव नहीं करते। द प्लेटफॉर्म रीइंफोर्सेस एन अल्टरनेट रियलिटी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत बड़े तादाद में लोग जो है ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं सोशल ट्रूथ पर जो है, और ये क्या कर रहे हैं, उनके माइंडसेट को एकदम बिल्कुल क्लोज एक शेल में डाल दिया। वो किसी चीज और चीज को देखने और सुनने को तैयार नहीं, जो कि सोवियत यूनियन में भी ऐसा ही था। द सिक्स, छठा कारण जो बता रहे हैं कि बैंकर्स टेक ओवर। दिस द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इट मींस प्रायोरिटाइजिंग स्पेकुलेटिव गेन्स ओवर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, एक बहुत बड़ा वो हो गया कि भाई बैंकर्स ने टेक ओवर कर लिया है, हेज फंड्स बड़े बड़े तैयार हो गए हैं, और वो आपको हर चीज कंट्रोल कर। अब वो पैसे एक्चुअली में कोई फैक्ट्री बनाने में नहीं लगा रहे हैं, क्यों कोई नया मतलब कोई एसेट बनाने में नहीं लगा रहे हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं पैसे? शेयर बाजार में। बिना कुछ किए, बिना कोई वेल्थ क्रिएट किए हम पैसे कमा लेंगे। जी हाँ, पैसे तो वो ज्यादा जरूर कमा लेंगे, लेकिन कंट्री के लिए वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, लोगों के लिए जॉब क्रिएट नहीं होगा। आज भारत में अंबानी की इतनी बड़ी एम्पायर है, यदि वो डिसाइड कर ले कि फैक्ट्री क्या लगाना है, यार इतना मेहनत करेंगे, कौन काम है, शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, वहीं से कमा लो, वो ज्यादा पैसे कमा लेंगे। लेकिन कंट्री में न वेल्थ क्रिएट होगा, न लोगों के लिए जॉब क्रिएट होगा। अमेरिका भी इसी वर्ज पर आ चुका है। वहां के लोग जिनके पास पैसे हैं वो फैक्ट्रियां बना सकते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते थे, जो कंट्री के लिए एक एसेट क्रिएट होता और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करता। नाउ दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द स्पेकुलेटिव मार्केट लाइक शेयर मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है ट्रेडिंग में जो है, और अदर इस तरह के स्पेकुलेटिव मार्केट, जहां से बैठे बैठे सिर्फ पैसे से पैसे बनाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई नहीं। ये किसी देश के जो है आगे उत्थान के लिए सबसे जो है खराब मतलब कि सिम्टम है, क्योंकि अब वहां फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, लोगों की नौकरियां नहीं लगेंगी, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 1/3 लोग वहां का वेल्थ जो है 1% लोग कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? उस पैसे से और पैसा बनाते जा रहे हैं। उनको लग गया कि क्या फैक्ट्री लगा के उतना झमेला करने से फायदा क्या है, ऐसे ही बैठे बैठे पैसा बनता है, और वही वो कर रहे हैं। The Soviet Union has no bankers in the capitalist sense. In the banking system was state controlled and fundamentally broken. Banks were not used to find profitable businesses. जी हाँ, बैंक को कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करने दिया जाता था। They were used to fund centrally planned projects. जी हाँ, सेंट्रली प्लान प्रोजेक्ट्स को सिर्फ फंड करना था उनको। The projects were often had no economic merit. कुछ उसमें इकोनॉमिक मेरिट नहीं होता था, आपको बस सरकार ने किया करना है आपको। They were ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट्स दैट ड्रेन द इकोनॉमी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए इन्होंने, सोवियत यूनियन की सरकार ने जो है, और सारी की सारी आपका रिसोर्सेज वो ड्रेन करके चौपट हो गया। उसका रिजल्ट या आउटपुट कुछ मिला नहीं देश को चाहे जनता को। The US economy now being hollowed out by financialization, the financial sector share of profit has soared, बहुत ज्यादा बढ़ गया इनका प्रॉफिट। It grew from 10% of the corporate profit in 1947 to over 40% by 2008। जी हाँ, मैंने कॉर्पोरेट प्रॉफिट पहले का बैंकिंग का शेयर था 10%, वो बढ़ करके हो गया क्या, हाँ बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी उसमें इन्वॉल्व है, ये 40% हो गया 2008 में। मतलब कि आपके जो फैक्ट्रीज हैं जो एक्चुअल में गुड्स पैदा कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिट नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट किस में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सिर्फ बढ़ रही है। मतलब वही इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, उससे जो पैसे हम कमा सकते हैं वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम फैक्ट्री यदि लगा रहे हैं वो नहीं बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से जहां पैसे ज्यादा बढ़ते हैं लोग उधर ही भागते हैं। तो आज क्या हो गया अमेरिका में, सारे लोग जो है दाएं बाएं करके शेयर से, एफएनओ से, अभी आपने सुना होगा कि जेन स्ट्रीट नाम की एक कंपनी फर्म ने जो है भारत में जो है कैसे जो है एफएनओ में जो है 43,000 करोड़ जो है यहाँ से लूट कर ले गया दाएं बाएं करके जो है, जिस पर सेबी इंक्वायरी कर रही है, और साथ साथ वो करेगा नहीं, हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे। जी हाँ, ऐसे ही धंधे वहां पर चल रहे हैं और ऐसे ही कंपनियां यहां फ्लोरिश कर रही है। मीनवाइल द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हैज फॉलन। मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है बुरी तरह से डाउन हुआ है। द यूएस इकोनॉमी नाउ फेवर्स फाइनेंशियल स्पेकुलेशन ओवर बिल्डिंग थिंग्स। वही मैं बोल रहा था, इकोनॉमी को अब ये कोई आप कुछ बनाएं, फिजिकल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, कुछ एसेट क्रिएट करें, उसके बजाय जो है हमको पैसा कहीं से आ जाए, कहीं से हम डाल करके इंटरेस्ट से कमा लें, चाहे शेयर मार्केट से कमा लें, ये टेंडेंसी अमेरिका के लोगों में घुस चुकी है। कंपनीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग प्रॉफिट्स फॉर स्टॉक बाईबैक्स। जी हाँ,
कंपनीज जो हैं अब वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं कि कोई कंपनी मान लिए कि जो है $10 मिलियन का उसके पास पैसे है, वो 10 मिलियन से अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है और कोई फैक्ट्री लगा सकता है, वो नहीं कर रहा है। वो 10 मिलियन से स्टॉक्स बाईबैक कर रहा है वो। मतलब कि उसी पैसे से हमको और पैसा बनाना है, बिना मेहनत के और बन रहा है पैसा, क्योंकि पैसे ही उसी फाइनेंशियल सेक्टर में ही पैसा बन रहा है और कहीं बन ही नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बन नहीं रहा है। तो क्यों हम उधर जाएं? तो पैसा बनाने में लगे हुए हैं सभी। तो एसेट्स तो बनेंगे नहीं, फैक्ट्रीज तो बनेंगी नहीं। दे आर डूइंग दिस इंस्टीड ऑफ मेकिंग न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ शेयर बायबैक कर रहे हैं। फ्रॉम 2003 to 2012 Standard & Poor's 500 companies spent 54% of their earnings on buybacks। जी हाँ, 2003 से 2012 तक में के बीच में जो है, जो स्टैंडर्ड पुअर के लिस्ट में 500 कंपनियों का लिस्ट है, उसमें 54% जो है उन्होंने जो है अपनी अर्निंग्स को जो है शेयर्स को बाईबैक किया इंस्टीड ऑफ की अपनी फैक्ट्री का एक्सपेंशन करने में। दे स्पेंड ओनली 34% ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, 54% उन्होंने इस पर स्पेंड किया, अपने उस पर क्या कहते हैं, मतलब कि जो है अपने आप को ये करने में, क्या कहते हैं, शेयर्स खरीदने में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 34% उन्होंने खर्च किया है। द सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है एक्सेलरेटेड दिस टेक ओवर। जी हाँ, ये टेंडेंसी को उन्होंने और बढ़ा दिया है। इन 2025 पॉलिसीज आर ए वेव ऑफ फाइनेंशियल डीरेगुलेशन। ए न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रोल्ड बैक पार्ट ऑफ द डॉड-फ्रैंक एक्ट। डॉड-फ्रैंक एक्ट ने कुछ इस तरह के टेंडेंसीज को कम करने के लिए कि लोग शेयर मार्केट आई समूह में पैसे नहीं लगाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर, डॉड-फ्रैंक एक्ट एक था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक नया ऑर्डर पास करके उसको, उस एक्ट को भी नलीफाई कर दिया है। मतलब कि अब आइए शेयर मार्केट में लूटिए, कमाइए, फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, पैसा सिर्फ शेयर मार्केट वहीं से बनेगा। अल्टीमेटली फैक्ट्रियां जब सब डूब जाएंगी तो शेयर मार्केट क्या देगा रिटर्न? कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, शेयर मार्केट में जो वैल्यू है, उसके शेयर की वैल्यू है, यदि वो डूब जाएगी तो फिर उस शेयर भी डूब जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है भैया, ये सिर्फ शेयर मार्केट तभी तक सस्टेन करता है जब आपकी इकोनॉमी सस्टेन कर रही है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपकी प्रॉफिट बढ़ रही है। द ऑर्डर रिड्यूस ओवरसाइट ऑन द हेज फंड्स। चलिए ये सबको हम छोड़ते हैं। मतलब कहने का ये सेंस है कि अमेरिका में अब लोग काम नहीं करना चाहते, बस पैसे को दाएं बाएं लगा करके पैसा कमाना उनका जो है मेन हुआ है। और लास्ट जो कहते हैं, सेवेंथ एंड फाइनल सोर्स ऑफ रॉट इज द एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एज। जी हाँ, सोवियत संघ भी जो है काफी सोचता था कि हमारे पास तेल और गैस है, बेच करके कमा रहे हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम तो है, छोटी सी पॉपुलेशन है, बड़े आराम से हमारा काम चलेगा, इसलिए दे नेवर बॉदर्ड फॉर एनीथिंग एल्स। लेकिन 1986 में जो है कोलैप्स हुआ आपका जो है ऑयल, क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये $8 से $10 से भी नीचे आ गया, और सोवियत यूनियन की सारी अर्निंग जो है उसी से होती थी, और ये करीब करीब एकदम खत्म हो गया, और सोवियत यूनियन की कमर टूट गई, और फिर वो रिकवर नहीं कर पाए उससे। इट इज द एम्बिग्यूट इनएबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ओल्ड डाइंग एनर्जी सोर्सेज। तो अमेरिका में भी जो है यही हो रहा है, कह रहा है कि सोवियत यूनियन के में जैसे हुआ था, अमेरिका में भी आज के दिन में आप देखेंगे ट्रंप कैसे ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा उन्होंने दिया था। कह रहे थे भाई तेल निकालो, बेचो, तेल निकालो, इनोवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वही तेल है, उसी से अमेरिका कमाई होती रहेगी। लेकिन जैसे सोवियत यूनियन का हुआ था, आपको जो है फॉसिल फ्यूल की भी वही हालत अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल में होनी ही होनी है, क्योंकि दुनिया में एक तो फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड हैं, प्लस इसके जो एडवर्स इफेक्ट इन्वायरमेंट पा रहे हैं, दुनिया अभी से वाकिफ हो चुकी है, तो इसको भी इसका भी दिन जो है गिने हुए चुने दिन है। इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि ये भी सोवियत यूनियन से, मैं सोवियत यूनियन टोटली रिलाई करता था इस पर, वही हाल अमेरिका भी रिलाई कर रहा है कि हमारा तेल निकलते रहेगा, हम कमाते रहेंगे, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। तो ये 7 कारणों को उन्होंने बताया है, जिससे उन्होंने कंपेयर किया, सोवियत यूनियन जो हुआ वैसा ही दिखता हुआ अमेरिका में होता हुआ दिख रहा है। उनका कहना है शायद अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है। तो दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।